नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश में आ रहे हैं। पीएम के ग्वालियर आगमन पर सीएम शिवराज ने कहा कि ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। तो सिंधिया स्कूल के 125 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में पधार रहे हैं। उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में मध्य। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में केंद्र सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। सीएम बघेल ने कहा केवल 2 या 3 राज्यों ने इस मामले में जांच की होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच की है। 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। पूरे देश में शायद एक आध राज्य कार्रवाई की होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की। 450 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। 450। और उसमें हमने खुद ही कहा लुकआउट सर्कुलर हमने जारी करने के लिए आदेश दिया कि जो महादेव है, जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो विदेश में है। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये केंद्र सरकार करती है। तो मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं तो क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया उनसे? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये महादेव चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की यहां वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके क्या संबंध है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ये दाऊद और पाकिस्तान वाला, क्या ये पैसा वो उन लोग क्या जा रहा है? ऐसा किसके पास? किसका लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के पास पैसा आ रहा है दाऊद से, पाकिस्तान से। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि ऐप का पैसा आम जनता सट्टा खेलती है, वो पैसा लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ये तो सट्टे पे जीएसटी लगा रहे हैं। और है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? हमने तो चिट्ठी लिखी है आपको। आप हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं जिसके यहां कुछ नहीं मिल रहा है। सलाहकार को पकड़ रहे हैं, उसके घर छापा डाल रहे हैं, वो ईडी क्या छापा डाल, मिला क्या? कुछ नहीं। तो केवल आपका उद्देश्य बदनाम करने का है। कार्रवाई करो ना आप। उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़े? और वो नहीं पकड़े, मान लो आप खोज भी कर रहे हैं और नहीं पकड़ा गया, तो ऐप क्यों नहीं बंद करते? वो केंद्र सरकार कर सकती है, क्यों नहीं किए? तो सवाल इस बात का है कि उस ऐप के जरिए जो पैसा जा रहा है उससे आपका कोई भया दोहन तो नहीं कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है, वे लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए वे सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे, सिर्फ छापेमारी कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए वे किसी भी स्तर तक नीचे जा सकते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि किसानों को नुकसान हो रहा है। षड्यंत्र है सरकार। देखिए, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है जो जनता को लुभा सके। वो लड़ने के काबिल नहीं रहे। 15 साल सत्ता में रहे, सुविधा भोगी हो चुके हैं, वो लड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करोगे? तो अपनी लकीर बड़े नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले की लकीर छोटा करो, मिटाओ, बदनाम करो, इसमें लगे हैं। और एक भी कोई प्रमाण तो कर नहीं पा रहे हैं, केवल बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आज भी जो रेड पड़ा है, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस बता दे राइस मिलर पे
तो छापा पड़ा है, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, वो रेड डाल दिए। तो कोर्ट का भी, वो कोर्ट में खुद आवेदन लगाए हैं हमको जांच करने की अनुमति जाए, कोर्ट ने अनुमति दी भी नहीं है, तो जांच कर रहे हैं, लोगों को बदनाम करो। अब 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। अब राइस मिलर यदि उसके जांच में प्रभावित रहेंगे तो धान खरीदी प्रभावित होगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टिंग वही करेंगे, उठाओ तो वही करेंगे। तो यहां छत्तीसगढ़ को कैसे, सरकार को कैसे बदनाम किया जाए? भाई 10 दिन बाद धान खरीदी शुरू होना है, खरीदी होगी तो धान उठाओ भी होगा। तो राइस मिलर को ठप कर दो, राइस मिल को, तो सरकार उसे बदनाम होगी। मतलब किस स्तर पे, मतलब सरकार सत्ता हासिल करने के लिए किस स्तर पे गिरोगे आप कि किसानों को भी आर्थिक क्षति पहुंच जाए, पहुंचने दो, लेकिन सत्ता चाहिए। ये स्थिति इनकी है। नहीं तो सर, आपको लगता है क्या कि जैसे विनोद सर को भी पहले एक बार परेशान करके जेल कहां से उठा के लाया, तो आप लगता है कि आपको भी इन लोग का पूरा ये तो, वो तो उनको कुछ मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो ये छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये अपने सत्ता का जो अधिकार मिला हुआ है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुना के चाचौड़ा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कोई लाडली या बहना नहीं होगी, वे बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देंगे। जानकारी के लिए बता दें कि एमपी की 230 सीटों के लिए चुनाव का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा। साथ ही मतगणना 3 दिसंबर को होगी। एक तरफ अपनी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो देश के मन में बसे, और दूसरी तरफ कांग्रेस। अभी बात सनातन की चल रही थी, उन्हें गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन। जब बाढ़ आती है तो जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पे आदमी भी लिपट जाता है, सांप भी बैठ जाता है, लड़ैया, सियार, चीटे, चिटी, सब एक ही पेड़ पे, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। ये जो कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, मोदी जी के समर्थन में जो लहर की बाढ़ आई है, तो उससे बचने एक ही पेड़ पे बैठ गए सब, और अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कल कमलनाथ कह रहे थे काय का अखिलेश बखलेश। अब ये अजब गजब कांग्रेस, ये कांग्रेस कह रही है, अभी कमलनाथ कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं है, ये तो बेटे को भविष्य बनाने का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। एक अपने बेटा का बनाने में यहां लगा हुआ है राघोगढ़ में, और दूसरे वहां कमलनाथ लगे हुए अपने बेटा को, बेटों का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है। परिवार हर एक काय के लिए पैदा होता है, कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होता है। मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। आज हमने बेटियों की पूजा की, और यह पूजा संदेश है सारे मध्य प्रदेश को कि मां, बहन और बेटी के सम्मान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। नवरात्रि में मैं कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कितनी योजनाएं बनाई। 2006 में बनाई लाडली लक्ष्मी। और लाडली लक्ष्मी क्यों बनाई थी? लाडली लक्ष्मी इसलिए बनाई थी कि बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, और कई बार तो कोख ही कत्ल खाना बना दिया लोगों ने। बेटा आए तो आने दो, बेटी आए तो कोख में ही मार दो। मुझे लगा कि जब तक बेटी बोझ लगेगी तब तक ये दुनिया वाले बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, और इसलिए हमने तय किया कि बेटी को वरदान बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, इसलिए लाडली लक्ष्मी। सोचो कौन सी सरकार ने दिया है, कौन सी सरकार ने दिया है? किसानों के खाते में अलग पैसा कांग्रेस ने मूर्ख बनाया,
इसका कर्जा माफ, पता नहीं कितने वादे किए और अब वादे ले आए बहुत से। ये झूठे वादे करने वाली कांग्रेस, इसने योजनाएं और बंद कर दी थी मेरी। मैं आज सावधान करना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस आई तो इन्हें बहनों की संबल योजना बंद कर दी। हम करते अपना परिवार समझ के बेटा बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था। पढ़ाई के मामले में देखो मेरे भांजे भांजी जरा जरा से जहां उतरता हूं दौड़ते, मामा ओ मामा। उनको बोर्ड पता ही नहीं है बोर्ड क्या होता है, दौड़ते हैं लेकिन है मामा ओ मामा। और कई तो मां की गोद में जरा जरा से रहते हैं, नाक पहुंचे मामा ओ मामा ओ मामा। ये मेरे और मेरे भांजे भांजी के संबंध है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुना में सीएम शिवराज ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और पूर्व सीएम कमलनाथ पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में कमलनाथ को केवल अपने परिवार के भविष्य की ही चिंता हो रही है। चिंता नहीं की, चिंता हो रही है तो केवल अपने परिवार के भविष्य की चिंता हो रही है। ऐसी कांग्रेस भला नहीं कर सकती है। कमलनाथ जी ने मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी थी। आप जानते हैं, इनने आहार अनुदान योजना बंद की, इनने संबल योजना बंद की, इनने किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, इनने गरीबों को मकान नहीं दिए, 900 से ज्यादा वादे करके 9 भी पूरे नहीं किए और अब फिर वादा करने आ गए। इनके झूठ पत्र पर अब कोई विश्वास नहीं करने वाला। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी सबके मन में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के प्रदेश के भविष्य का चुनाव है कहने वाले बयान पर शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने यह चुनाव नकुल नाथ और जयवर्धन के भविष्य का चुनाव बना दिया। मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कमलनाथ को टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी दे दी है। फ्रेंचाइजी लेकर कमलनाथ जी किसी की नहीं सुन रहे। कमलनाथ नकुल नाथ को और दिग्विजय जी जयवर्धन को स्थापित कर रहे हैं। ये चुनाव श्री नकुलनाथ जी और श्री जयवर्धन जी के भविष्य का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। नकुलनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं, उधर दिग्विजय जी जयवर्धन जी को स्थापित कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो खुद ही सर्वे करा रहे हैं और खुद टिकट बांट रहे हैं। दिल्ली का सर्वे नहीं, दिल्ली की सुनना नहीं, इंडी का पता नहीं गठबंधन का। उस गठबंधन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश बखलेश, ये उनकी भाषा है। अब वो ना तो इंडी गठबंधन वालों की सुन रहे हैं, ना वो खड़गे जी की सुन रहे हैं, ना वो मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी की सुन रहे हैं। वो तो अपनों को स्थापित करने के काम में लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव में नेताओं के बयानों से सियासी माहौल गरमाने लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के घोषणावीर और जेब में नारियल लेकर चलने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। शनिवार को एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि हां, मैं नारियल लेके चलता हूं तो कमलनाथ ताला लेके चलते हैं। ताला, और वो ताला सरकार आने पर जो मेरी योजना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है, उन योजनाओं को बंद करके ताला डाल देते हैं। हां, नारियल लेकर चलता हूं, विकास का नारियल। मैं सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत करता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं सड़कों की योजना बनाता हूं, शिलान्यास करता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं सीएम राज स्कूल बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं मेडिकल कॉलेज खोलता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं ग्लोबल स्किल पार्क बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं नए अस्पताल बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। विकास की गंगा बहाता हूं मैं, इसलिए मैं नारियल लेके चलता हूं, फोड़ता हूं। जन कल्याण की योजनाएं बनाता हूं मैं, इसलिए नारियल फोड़ता हूं। लाडली बहना योजना बनाई, नारियल फोड़ा। लाडली लक्ष्मी बनाई, नारियल फोड़ा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई, नारियल फोड़ा। कितनी योजनाएं मैंने बनाई। कमलनाथ जी ने क्या बनाया? मैं नारियल लेके चलता हूं तो वो ताला लेके चलते हैं, ताला।
और वो ताला सरकार आने पे जो मेरी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बंद करके ताला डाल देते हैं। ये कमलनाथ थे, 1.25 साल सरकार बनी तो बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के आहार अनुदान पर ताला डाल दिया, 1000 रुपया बंद। ये मुख्यमंत्री बने तो संबल योजना पे ताला डाल दिया, गरीबों के कल्याण की योजना, संबल पे ताला डाल दिया, संबल बंद। इनकी सरकार आई, इन्होंने मेरे बच्चों की साइकिल की योजना बंद करके ताला डाल दिया, लैपटॉप की योजना बंद करके उस पर ताला डाल दिया। इन्होंने तो कन्या विवाह करके बेटियों को पैसा नहीं दिया और उनके भविष्य पर भी ताला डाल दिया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना बनाई, वो योजना भी बंद करके उस योजना पे भी ताला डाल दिया। मैं नारियल लेके चलता हूं क्योंकि मैं विकास और जन कल्याण करता हूं। ये ताला लेके योजनाओं पर ताला लगाने का काम। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। शनिवार को इसरो ने मिशन गगनयान की टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो के गगनयान टेस्ट मिशन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हमने पहला कदम बढ़ा है। आज की सफलता के बाद एक लॉन्च किए जाएंगे। 2025 में हम गगनयान भेजेंगे। को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। और इसके बाद हम जैसे आज T1 D1 था, उसको D2 D3 D4 करके आगे बढ़ते जाएंगे। और आखिरकार एक बड़ा, जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटरनरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की। और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक, एक महिला रोबोट रहेंगी बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी। वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी, उन्हीं को वो संपन्न करेंगी और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगी और उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है, प्रमाणित तौर पर विश्व मान चुका है कि वो जमाना जाता रहा। हालांकि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई थी, यदि आप तुलना करें तत्कालीन सोवियत यूनियन के साथ या अमेरिका के साथ। लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हमारी लाई गई जानकारी, हमारी लाई गई सूचनाएं दूसरे देश साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान हमारा सदर्न पोल पर जाकर के लैंड हुआ है, जहां पहली बार इस प्रकार की लैंडिंग हुई है। और वहां से जो जानकारियां प्राप्त हुई, अभी तक साझा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे देश भी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम जहां समझा जाता है कि भारत सदा दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता है, आज हम उनकी अगुवाई करने की स्थिति में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का अनुकूल वातावरण दिया, उससे एक क्वांटम जंप मिला है पिछले 3-4 वर्षों में। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आज से 3-4 वर्ष पहले तक हमारे यहाँ मात्र 4 या 5 स्टार्टअप्स हुआ करते थे इसरो में। आज उसकी बढ़कर के संख्या 150 से अधिक हो गई। उनमें से बहुत से एंटरप्रेन्योर बन गए। वो इसलिए कि मोदी जी ने पुरानी बंदिशों से हमें मुक्त कर दिया, ब्रोकन दी टैबूज ऑफ द पास्ट। आज वहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट भी है, सारे स्टेक होल्डर्स मिलजुल करके काम कर रहे हैं और इसीलिए सारा देश, सारा राष्ट्र हर मिशन को अपना मिशन समझता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची के मुताबिक 92 प्रत्याशियों की टिकट दिया गया है। पार्टी ने गुना और विदिशा सीट होल्ड कर दी है। बता दें कि प्रत्याशियों का फैसला 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंचे थे। बैठक के बाद वे देर रात भोपाल रवाना हो गए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी थे। बताया जाता है कि बीजेपी ने कांग्रेस की सूची आने के बाद कई सीटों पर दोबारा मंथन किया। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी ने 4 सूचियां जारी की थी। इन चारों सूचियों में 136 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को
को बुधनी से टिकट दिया गया है। इससे पहले और दूसरी लिस्ट में 39 से 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि चुनाव में टिकट जाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में ऐसा ही कुछ उस समय देखने को मिला जब इंदौर के कांग्रेस नेता और महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस बात से गुस्साए उनके समर्थकों ने इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अंतर सिंह दोबारा ने कांग्रेस पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महू में यह विरोध प्रदर्शन पार्टी से जवाब मांगने के लिए किया गया है। ये जनता और हम आज महू में ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये सिर्फ ये पूछने चले हैं कि उनको किन मानदंडों के अंतर्गत टिकट दिया है और हमारा किन मानदंडों के अंदर टिकट काटा है। बस इसका जवाब हमको पार्टी से चाहिए। आप इनको साइड बिगाड़ रहे हो। शुक्ला जी बीजेपी से आए हैं, पहले कांग्रेस में 27 दिन मात्र 2 महीने हुए थे 2003 में। वो पार्टी छोड़ के कार्यकर्ताओं को रोता बिलकता छोड़कर चले गए थे सत्ता की मलाई खाने, और आज जब सत्ता आ रही है तो 27 दिन में उनको टिकट दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहल्ला मानपुर अंबाडगढ़ चौकी जिले के एक सुदूर गांव में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेताओं ने इसके लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस को दोषी ठहराया है। पार्टी ने इसे टारगेट क्लिनिक करार देते हुए भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। यह घटना औंधी पुलिस थाना क्षेत्र के सरखेड़ा गांव में शाम करीब 7:30 बजे हुई, जब लगभग 60 वर्षीय बीजेपी नेता बिरजू तारम अपने घर से खाना खाकर गांव के ही दुर्गा पंडाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग हथियार से लैस होकर वहां पहुंचे और गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक को 4 गोलियां लगी हैं। इसी मामले में राजनांदगांव रेंज के आईजी पुलिस राहुल भगत ने बताया कि सरखेड़ा में बीजेपी नेता बिरजू राम तारम की हत्या में नक्सलियों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। और मैं धन्यवाद